राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। आदित्य एंड काव्या's क्लोजनेस। बहुत देर तक ध्रुव श्रेष्ठा को किस करते रहता है, फिर धीरे से खुद के होठों को उसके होठों से अलग करता है। वह श्रेष्ठा उसे घूर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी ऐसे मत देखो, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर खोकर तुम अपनी मकसद को भूल ही जाओ। श्रेष्ठा छोटी मुस्कुराहट लिए कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी बचे हुए हो। ध्रुव बिना कुछ बोले श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाने लगता है। ध्रुव की ऐसी हरकत से श्रेष्ठा उसे घूर कर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के बेड पर लेटाकर खुद उसके पास लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा अब भी ध्रुव को बुरी तरह से घूरती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गर्दन को अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, बेबी तुम्हारी ये नज़रें मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो अपनी ये नज़रें मुझसे हटा लो वरना फिर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। ध्रुव के इस तरह की बोलने से श्रेष्ठा के गर्दन पर उसकी गर्म सांसें पड़ती हैं, जिससे श्रेष्ठा की धड़कन अचानक से ही तेज हो जाती है। एक अलग ही तरह का एहसास उसके अंदर पैदा होने लगता है। श्रेष्ठा की सांसों भी अचानक ही तेज होने लगती हैं। आज ध्रुव को इतने करीब महसूस करके श्रेष्ठा की बेचैनी सी होने लगती है। वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे में देर रात को आता है। वह सोने के मकसद लिए सोफे की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसे जैसे कुछ एहसास होता है। वह अपनी नज़रें बेड की तरफ करता है तो बेड पर कोई नहीं होता। आदित्य यह देखकर वॉशरूम की तरफ नज़र करता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रहता है, जिससे यह समझ जाता है कि काव्या वॉशरूम में नहीं है। आदित्य बालकनी की तरफ जाकर देखता है तो काव्या वहाँ भी नहीं होती। ये देखकर आदित्य बेचैन हो जाता है, पर कमरे में बाहर निकलकर हर जगह काव्या को देखने लगता है। काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से सब कोई कमरे में सो चुके थे। काव्या कहीं भी ना होने की वजह से आदित्य काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। सब तरफ जब काव्या उसे कहीं नहीं मिलती तो वह हॉल के सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। कुछ ही देर ऐसे ही रहने के बाद जैसे ही उसे कुछ याद आता है, वह सोफे से उठकर टेरेस की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। लगभग भागते हुए वह टेरेस पर पहुंचता है तो सामने देखकर उसे बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या टेरेस के छोर पर खड़ी रात के नज़ारों को देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पीछे खड़ा हो जाता है। मजबूरी में मेरे लिए अपनी नींद क्यों ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस वक्त कोई जाग भी नहीं रहा, आपको देखने आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा। काव्या बिना पीछे मुड़े ये सब कहती है। काव्या की बातों को सुनकर आदित्य के दिल में जैसे कुछ दर्द सा उठता है। काव्या फिर से बोली, आपको इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक इस रिश्ते से इसी वक्त तोड़ सकते हैं और आपको अपनी दादी को भी कुछ भी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उनसे ये रिश्ते को तोड़ने के लिए कह दूँगी। आपको हर वक्त मेरे लिए। इतना बोलते बोलते जैसे ही काव्या मुड़ती है, उसे आदित्य झट से गले लगा लेता है। अचानक आदित्य को यूं गले लगते से काव्या को कुछ समझ नहीं आता। इस वक्त आदित्य की सांसें बहुत तेज थी, जो काव्या को अपने गले पर साफ महसूस हो रही थी। काव्या आदित्य से बेचैनी को समझते हुए अपने हाथ आदित्य के पीठ पर रख लेती है। आदित्य को एक अलग ही रूप में आज काव्या के सामने उभर कर आया था। रात के अंधेरे में एक मात्र चांद की रोशनी दोनों को देखे जा रही थी। आज आदित्य ने अपने बनाए हुए दीवार को कुछ खत्म सा कर लिया था। आदित्य को कुछ देर पहले जब काव्या नहीं दिखी थी तब वह बेचैन सा हो गया था। उसे बस काव्या को अपने सामने देखना था, लेकिन जब काव्या उसके नज़रों के सामने आई तो काव्या की ऐसी बातों से आदित्य से रहा नहीं गया और उसने काव्या को अपने सीने से लगा लिया।
कब तक वह खुद को यूं काव्य से दूर रख पाता? आखिर जो भी हो, आदित्य से काव्य जुड़ चुकी थी और शायद आदित्य की आदत भी बन चुकी थी। एहसासों से भरे इस पल में दोनों की आंखें बंद थीं, बस एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक नज़दीकी के बाद आदित्य काव्य को थोड़ा अलग होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। काव्य भी आदित्य की आंखों में देखती है। बहुत ज़्यादा बेचैनी भरी नज़रों से काव्य आदित्य की आंखें देख पा रही थी। नज़रों को खोकर दोनों यूं ही भूल जाते हैं कि वह किस वक्त और कहाँ पर हैं। नज़रों से खोते हुए ही काव्य कुछ कहने को होती है, लेकिन उसके पहले ही आदित्य अपनी उंगली को काव्य के होठों पर रख देता है, जिससे काव्य अपनी बात को बोलने से पहले ही चुप हो जाती है। आदित्य काव्य के होठों से अपनी उंगली हटाकर थोड़ा झुककर काव्य के भाव पर उठा लेता है। काव्य तो आज आदित्य के हर एक हरकत पर हैरान थी। आदित्य काव्य की आंखों में देखते हुए ही टेरेस के नीचे उतरने लगता है। अब भी दोनों ही नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। कुछ ही वक्त में आदित्य कमरे में पहुंच जाता है। आदित्य काव्य को लेकर बेड पर लेट जाता है। सारे लाइट्स बंद करके वह भी काव्य के साथ ही बेड पर लेट जाता है और काव्य को बाहों में भर लेता है। काव्य को शायद ऐसे ही पल का इंतजार हो। वो भी आदित्य के भाव में खुद को ढीला सा छोड़ देती है और आंखें अपनी बंद कर लेती है। काव्य कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली जाती है। काव्य के गहरी नींद में जाते ही आदित्य काव्य के चेहरे को देखने लगता है, जो उसके बहुत करीब था और चांद की रोशनी में चमक रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अपने फ़ोन पर काव्य की तस्वीर को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा था। रात की नींद उसकी आंखों में नहीं थी। प्रिंस बड़े प्यार से काव्य की तस्वीर को छूते हुए कहता है, काश कि मेरी मुलाकात आपसे बहुत पहले हुई होती तो मैं आपको अपने सीने में छुपा लेता और किसी को एक नज़र तक आपको देखने नहीं देता। कुछ पल की मुलाकात में ही हमें आपको हर पल बस देखने का मन करता है। रातों की नींद तो जैसे आती ही नहीं, ऐसा लगता है आपके बिना कोई मंजिल ही नहीं रह गई हमारी। आपकी आंखों में खुद को बसाने का मन करता है। आपकी मुस्कुराहट में खुद को खो देने का मन करता है। हमारी ये आंखें बस आपको देखने के लिए तड़पती हैं। हमारा दिल बस आपके लिए धड़कना चाहता है। काश काश कि ऐसा हो और आप बस मेरी होती। इतना बोलते बोलते प्रिंस अपने फ़ोन को अपने सीने में छुपा लेता है, जैसे काव्य को ही वह अपने सीने में छुपा रहा हो। प्रिंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्य की रंगत प्रिंस के दिल पर चढ़ चुका था। फिदा तो वह पहली मुलाकात में ही हो गया था, लेकिन अब तो मोहब्बत ने भी उसके दिल में दस्तक दे दी थी। काव्य की नींद सुबह जल्दी खुलती है। वह उठकर बेड पर बैठ जाती है। फिर अचानक से काव्य को कल के लम्हे याद आते हैं, जिसमें आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया था। यह याद आते ही काव्य बेड की तरफ नज़र डालती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एक पल को काव्य को वो पल अब सपने जैसा लगता है, लेकिन अगर वह सिर्फ सपना था तो वो टेरेस से कमरे में कैसे आई, वह उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। काव्य सारी बातों को झटकते हुए वॉशरूम जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वह देखती है तो हॉल में कोई नहीं होता। तभी विशाखा की आवाज़ आती है, काव्या, आप इतनी सुबह सुबह? काव्या भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, बस आंखें खुल गई थी तो नीचे आ गई। विशाखा जी किचन की तरफ जाते हुए कहती हैं, ठीक है, आप सोफे पे बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। काव्या विशाखा जी की बात से पहले सोफे को देखती है, फिर उसमें कही गई बातों को याद करती है, फिर कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। काव्या को किचन में देखकर सेफ उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। शेफ के गुड मॉर्निंग विश करने पे वह काव्या भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई देती है। वही विशाखा जी काव्या को किचन में देखकर पूछती हैं, क्या हुआ काव्या, आपको कुछ चाहिए था? काव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, माँ, आपकी इच्छा हो तो मैं खाना बनाने में मदद करूँ? विशाखा जी हैरानी से कहती हैं, आपको खाना बनाना आता है? विशाखा जी काव्या की बातों पर
हैरान इसलिए थी क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता था काव्या उनके ही तरह अमीर खानदान की इकलौती बेटी थी, तो जाहिर सी बात है कि उससे पलकों पर बैठाकर रखा जाता था, किचन तक घुसने ना दिया जाता था। और जब से वह यहाँ आई थी उस वक्त से कभी किचन में भी नहीं आई थी। विशाखा जी के ऐसे सवाल से काव्या हाँ में सिर हिला देती है और विशाखा जी उसे कुछ बनाने के लिए दे देती हैं। वहीं इधर श्रेष्ठा की नींद खुल के ऊपर पानी गिरने से खुलती है। नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वह और ध्रुव शॉवर के नीचे खड़े थे। उसे ध्रुव की नज़रों को अपने ऊपर देखती है और खुद को देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त श्रेष्ठा बस अपने इनरवियर में थी और ध्रुव उसके उभरे हुए सीने को ही कब से देख रहा था। यह समझते ही श्रेष्ठा जल्दी से अपने हाथों से ध्रुव के आंखों को बंद करती है और चिल्लाते हुए कहती है, यू इडियट, बेशर्म जाहिर इंसान, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ध्रुव अपनी आंखों से श्रेष्ठा का हाथ हटाता है तो श्रेष्ठा झटक से उसके गले लग जाती है। ये देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो बेबी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नहाने के समय कपड़े उतारते हैं? ध्रुव की बेशर्मी भरी बातों से श्रेष्ठा उसे घूर कर देखती है, फिर झिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा था मुझे यहाँ लेकर आओ। फिर से ध्रुव की नज़र जब श्रेष्ठा देखती है तो फिर खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए उसके गले लग जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बेबी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें पहले भी नहलाया है। इस बार श्रेष्ठा कुछ नहीं बोलती। ध्रुव अपने हाथ श्रेष्ठा के कमर से होकर पीठ पर ले जाता है। श्रेष्ठा सिहर सी जाती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा के इनरवियर्स खोल देता है। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा उसे कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा के इनरवियर को खोलकर नीचे फेंक देता है और शावर को बंद करके श्रेष्ठा को कमर से पकड़कर थोड़ा पीछे होने लगता है। पीछे दीवार से एक टॉवल होती है, उसे लेकर ध्रुव श्रेष्ठा को ढक लेता है और श्रेष्ठा को खुद से थोड़ा अलग करके देखने लगता है। श्रेष्ठा ने अभी अपनी आंखें बंद की हुई थी, तभी वह श्रेष्ठा को छोड़कर टॉवल पहनकर बाहर चलाता है। श्रेष्ठा अभी वैसी की वैसी खड़ी रहती है। कुछ देर बाद ध्रुव कुछ कपड़े लेकर आता है और श्रेष्ठा के टॉवल को हटाकर पहना देता है। इतना करते ही वह श्रेष्ठा को गोद में उठाकर बाहर ले आता है और बेड पर बिठा देता है। श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखते ध्रुव उसे भी गंभीरता से देख रहा है। श्रेष्ठा भी अपनी आंखों में देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके आंखों में देखकर सर्द आवाज में कहता है, अपनी दी की तरह गलती करने की कोशिश मत करना, वरना तुम ध्रुव सूर्यवंशी का असली रूप देखोगी जो तुम्हारे लिए सहना मुश्किल है। फिर वह उसके गर्दन से होते हुए श्रेष्ठा को चूमते हुए कहता है, तुम में एक अलग जुनून देखा है मैंने, उसे कभी खोने की गलती मत करना। ध्रुव के ऐसा कहने और करने से श्रेष्ठा के हाथ उसके कंधे पर कस जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गर्दन से होकर गालों पर किस करने लगता है, फिर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। लगभग 20 मिनट की सॉफ्ट किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़ देता है और उसके माथे पर किस करके अपना फ़ोन लेकर होटल रूम से निकल जाता है। अंधेरे को छुपाने की कोशिश करती चांद की रोशनी पूरे टेरेस पे बिखरी हुई थी। आदित्य अपने सुकून को तलाशने की कोशिश करते हुए अपनी नज़रें एक जगह पर गड़ाए रेलिंग पकड़कर खड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। हाथों की छुअन से उसे साफ पता चल रहा था कि वह कौन है। आदित्य जैसे कि वैसा खड़ा शांत था। आदित्य का मुड़ता न देख सौरभ उसके पास खड़ा हो जाता है और आदित्य को बड़े गौर से देखने लगता है। सौरभ आदित्य को देखकर खुद ही सामने देखते हुए कहता है, भाभी सो गई? सौरभ के सवाल पर आदित्य कोई सवाल नहीं देता, वैसे ही बस अपने नज़रों के सामने देखने लगता है। सौरभ फिर से कहता है, आदि तू अभी भी यह जो कर रहा है, कभी सोचा है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है? जैसे ही यह आदित्य के कानों में जाती है
वे कसकर रेलिंग को पकड़ लेता है। सौरभ, अगर भाभी को सौरभ इतना ही बोलता है कि आदित्य शांति से कहता है, उसे मैं कभी पता नहीं लगने दूंगा। सौरभ एक नज़र आदित्य को देखकर कहता है, आदि, तू ये नहीं समझ रहा कि अगर भाभी को सच्चाई का पता चला तो उन्हें तू जितना सुकून दे रहा है उससे ज़्यादा उन्हें दर्द होगा। सौरभ की बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। सौरभ, तू ऐसे झूठे एहसास देकर उनके जज्बात के साथ खेल रहा है। फिर थोड़ा तेज़ आवाज़ में, वक्त के साथ वह ठीक हो जाएगी। तू छोड़ क्यों नहीं देता उनको उनकी हालत पर। आदित्य थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, नहीं देख सकता उसके दर्द को, नहीं देख सकता मैं उसकी आंखों में बहते आंसुओं को। मैं बचपन से जिस अकेलेपन और दर्द से गुजरा हूँ, मैं उसे ऐसा नहीं देखना चाहता। जिस वक्त मैं एकदम अकेले से जी रहा था तब तू मेरे साथ था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है जिसने मेरे अकेलेपन होने की वजह को दूर किया था। फिर सौरभ की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने उसकी आंखों में वही अकेलापन और दर्द देखा है जिसे मैं 2 साल पहले पछाड़ कर आया हूँ, लेकिन आज मैं उसी अकेलेपन और दर्द को देख रहा हूँ जिसने मेरे दर्दों को दूर किया। मैं बस उसके अकेलेपन को दूर करना चाहता हूँ, दर्दों को उसके आसपास भी भटकने नहीं देना चाहता। हाँ, मैं मानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये गलती करना चाहता हूँ। मैं उसे दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। सौरभ, और जिसकी अमानत तू उसे समझता है, उन्हें होश आ गया तो तू क्या करेगा? यह सुनते ही आदित्य अपना चेहरा सौरभ से फेर लेता है और सौरभ को पीट करके खड़ा हो जाता है। यह देखकर सौरभ कहता है, अगर तू एहसास दिखाते दिखाते सच में एहसास करने लगा तो तब तो क्या करेगा? आदि, तू समझ नहीं रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तुझे इतना दर्द होगा कि तू शायद ही उस दर्द को कभी संभाल पाएगा। मैंने तुझे पहले ही समझाया ना कि तू या तो भाभी से दूर रहे या भाभी को अपना ले। तू अगर बीच में रहेगा तो दर्द के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा और शायद भाभी भी उसी दर्द से गुजरते रहें। इतना बोलते ही सौरभ आदित्य के थोड़े पास आ जाता है और उसके कंधे का हाथ रखकर कहता है, मैंने तुझे बचपन से दर्द में ही देखा है, लेकिन इस वक्त जो तू कर रहा है उससे जो दर्द तुझे होगा वह पहले से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए या तो तू दादी की बात मानकर भाभी को अपना ले या फिर अर्जुन भाई की अमानत मानकर उसे दूर रहे। इतना बोलकर सौरभ वहाँ से चला जाता है। आदित्य वहीं वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। आदित्य अब अपने दिल और दिमाग के बीच फंस सा गया था। बहुत देर तक आदित्य वैसे ही टेरेस पे रहता है। अचानक ही मौसम की रुख बदल सा जाता है। अंधेरे में भी एक अलग ही तरह की अंधेरा पसरने लगता है। चांद की रोशनी भी उस अंधेरे में कहीं छुप सी जाती है, लेकिन इस बात का जैसे आदित्य को कोई खबर ही ना हो। तेज़ आवाज़ के साथ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आदित्य अभी वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। बारिश की बूंदें आदित्य के शरीर से हर हिस्से को भिगोने लगती हैं। बिजली की धमाकेदार शोर और रोशनी सब तरफ फैल जाती है। मौसम के इस बदले रुख को अनजान आदित्य अपनी परेशानियों से पूरी तरह से घिरा बस सामने की ओर देख रहा था। बहुत देर तक बारिश के बाद मौसम कुछ शांत सा हो जाता है। आदित्य अपने कदम बढ़ते हुए टेरेस से नीचे आता है। नीचे आकर वह कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। बारिश की बूंदें आदित्य के शरीर के हर हिस्से को भिगोने लगती हैं। बिजली की धमाकेदार शोर और रोशनी सब तरफ फैल जाती है। मौसम के इस बदले रुख अनजान आदित्य अपनी परेशानियों से पूरी तरह घिरा बस सामने की ओर देख रहा था। बहुत देर की बारिश के बाद मौसम कुछ शांत हो जाता है। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस से नीचे आता है। नीचे आकर वह कमरे में जाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। चेंज करके वह बेड पर काव्या से थोड़ा करीब आकर लेट जाता है। जब वह काव्या के पास आकर उसके पास चेंज करके बेड पर लेट जाता है तब वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। शायद आदित्य ने अब ठान लिया था कि वह काव्या का अकेलापन का एहसास बिल्कुल नहीं होने देगा, चाहे बाद में उसे जितना भी दर्द मिल जाए।
वह अपने दर्द को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन काव्या के दर्दों को देखने के लिए नहीं। रात सुबह में बीत गई और काव्या अपनी नींद में उठ सी जाती है। उठते हुए इस काव्या को अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। काव्या चुभन को महसूस थोड़ी सिहर सी जाती है। साइड में अपनी नज़र डालती है तो उसे आदित्य का चेहरा दिखता है। बंद आंखें, चेहरे पर शांति लिए आदित्य सो रहा था। काव्या अपने कमर से आदित्य के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी कि वह हैरान सी हो जाती है। काव्या थोड़ा परेशान होकर आदित्य के चेहरे को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सर पर हाथ रखती है, जस्ट से अपना हाथ हटा लेती है, क्योंकि आदित्य का शरीर बिल्कुल आग के समान तप रहा था। यह महसूस होती काव्या जल्दी से अपनी जगह से उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। काव्या एक कमरे के सामने जाकर खटखटाती है। कुछ पल में दरवाज़ा खुलता है और आलस भरी आवाज़ आती है, कौन है यार जो ढंग से सोने। इतना बोलते ही वह सामने देखता है तो हड़बड़ाते हुए, भाभी आप। काव्या कुछ बोलने को होती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती। वहीं सौरभ काव्या को इतना परेशान देखकर कुछ समझ नहीं पाता। काव्या अचानक से ही सौरभ को हाथ पकड़ लेती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ थोड़ा परेशान था। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? काव्या अब भी कुछ नहीं बोलती और सौरभ को अपने कमरे में ले जाकर कहती है, इनका बदन बहुत ज़्यादा तप रहा है, आप देखिए ना। काव्या की बात सुनकर ही सौरभ बेड पर बैठकर आदित्य के शरीर हाथ रखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। सौरभ जल्दी से अपने कमरे से जाकर इंजेक्शन लाता है और आदित्य को लगा देता है। सौरभ अपने मन में, तू कल रात आधी पूरी रात बारिश में भीगा है। सौरभ यह सोच ही रहा था कि उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ, ऐसे अचानक इनको इतना बुखार कैसी? सौरभ काव्या की तरफ मुड़कर, वो भाभी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, आदि जल्दी ठीक हो जाएगा। काव्या, लेकिन सौरभ जल्दी से, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, मुझे अर्जुन को भी देखना है। सौरभ तेज कदमों से जल्दी से बाहर निकल जाता है। वह काव्या के सवालों से बस भागना चाहता था। सौरभ के जाते ही काव्या बेड पर बैठ जाती है और आदित्य के चेहरे को निहारने लगती है। थोड़ी देर तक निहारते रहने के बाद काव्या अपनी जगह से उठकर वॉशरूम चली जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। प्रीत की कई दिनों की बेरुखी को समझते हुए प्रिंस आज प्रीत से बात करने की ठान लेता है। प्रिंस प्रीत के कमरे जाता है तो वह उसे कहीं नहीं दिखती। तभी प्रीत की आवाज़ बालकनी से आती है। प्रिंस अपने कदमों को बढ़ाते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि प्रीत किसी से फ़ोन पर हंसते हुए बात कर रही थी। अपनी दी को यूं खुश देखकर प्रिंस को बहुत सुकून मिलता है। कुछ देर तक प्रीत फ़ोन पर बिजी रहती है कि कॉल कट करते ही कमरे में आने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे प्रिंस दिखता है। प्रिंस को देखते ही प्रीत मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ छोटे, आज तुझे मेरी याद कैसे आई? प्रीत को यूं नॉर्मल देख प्रिंस पहले तो हैरान हो जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्या दी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं आपको याद ही करता। प्रीत कमरे के अंदर आते हुए, ये सब छोड़, चल अंदर, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। प्रीत अंदर जाके बेड पर बैठ जाती है और प्रिंस भी उसके सामने सोफे पर बैठ जाता है। प्रीत कहती है, आज तो उसे मिलने नहीं जा रहा? प्रिंस कंफ्यूज में, किससे? प्रीत शरारत से मुस्कान करे, अरे अपनी महबूबा से। प्रिंस, कौन महबूबा? प्रीत, अरे वही जिसे तू रोज़ शाम गार्डन में मिलने जाता है। जैसे ही प्रिंस यह समझ आता है, उसके सामने एकदम से काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरा याद आता है। वह उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए खुद ही मुस्कुराने लगता है। प्रीत छेड़ते हुए, ओहो, ख्वाबों में आते ही तेरे चेहरे पे उसका नूर निखरने लगा। प्रिंस हड़बड़ाते हुए अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरी दोस्त है। प्रीत, चल ठीक है, मान लिया, अब अपना उसका नाम तो बता। प्रिंस झट से, काव्या सिंह। इतना बोलते ही वह रुक जाता है और प्रीत को देखने लगता है, जो उसकी अधूरी बातों को सुनकर उसे ही देख रही थी। प्रिंस के दिल में अचानक ही डर बैठ जाता है और वह अपनी जगह से उठकर प्रीत की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। प्रीत भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और प्रिंस के घूरते हुए बातों को
अधूरे बातों को याद कर कहती है, काव्या क्या? प्रिंस खुद को थोड़ा नॉर्मल करके प्रीत की तरफ मुड़ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस काव्या। उसने बस अपना नाम काव्या ही बताया। यह सुनते ही प्रीत प्रिंस की शक की निगाहों पर देखने लगती है। जैसे ही प्रिंस को यह समझ आता है, वह कहता है, दी चलिए ना, मुझे भूख लगी है। इतना बोलते ही प्रिंस कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं प्रीत को प्रिंस की बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर कुछ सोचते हुए वह भी कमरे से बाहर चली जाती है। इधर काव्या जब कमरे में आकर देखती है तो आदित्य रेडी होकर बेड पर बैठे अपने फाइल्स को चेक कर रहा था। यह देखते ही काव्या आदित्य के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। काव्या के ऐसे अचानक आने से आदित्य थोड़ा हैरान सा हो जाता है। अब तक आदित्य का बुखार पूरी तरह से उतर गया था। काव्या अपने हाथ हटाकर ड्रॉ से दवाई निकालकर आदित्य को देते हुए कहती है, ये दवाई ले लीजिए। आदित्य पहले उस दवाई को देखता है, फिर काव्या के चेहरे को, जैसे पूछ रहा हो ये क्यों। आदित्य की नज़रों को भाप कर काव्या कहती है, वो आपको सुबह बहुत तेज बुखार था तो। इतना बोलते ही काव्या रुक जाती है। आदित्य काव्या के हाथों से दवाई लेता है और फाइल्स को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। आदित्य के स्टडी रूम में जाते ही एक सर्वेंट नाश्ता लेकर अंदर आती है, फिर बाहर आ जाती है। ये सब चीज़ों को काव्या कमरे से थोड़ा बाहर आकर नोटिस कर रही थी। अब फिर से काव्या को मन में वही सवाल आता है कि आखिर आदित्य अपने परिवार के साथ बैठकर क्यों नहीं खाता और अपने परिवार के सदस्यों में सिर्फ अपनी दादी से ही क्यों बात करता है, हर किसी से क्यों नहीं बात करता। इधर श्रेष्ठा किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। वह पूरे किचन में सामान को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। श्रेष्ठा फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही कहती है, ये सब्जियां इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो जाती हैं, ऊपर से अभी पेमेंट भी नहीं मिला। अब मैं सब्जियों को ही सारा खर्च कर दूंगी तो मैं किराया कैसे दूंगी। श्रेष्ठा अपने से बातें करते हुए किचन से बाहर निकल रही थी और अपने कमरे में से कुछ पैसे लेकर घर को लॉक करके बाहर चली जाती है। श्रेष्ठा मार्केट के सामान लेने जा ही रही थी कि कुछ दूर पहुंचने पर उसे लोगों की बहुत सी भीड़ एक ही जगह इकट्ठा दिखती है। श्रेष्ठा भी उस भीड़ की तरफ जाकर लोगों को थोड़ा हटाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रोड पर एक कार के अंदर दो लोगों को काफ़ी बेरहमी से मौत हो गई थी। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उन्हें मारा गया हो। पुलिस वहां पर हर तरफ चेकिंग करने रही थी, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला। श्रेष्ठा ये देखकर कल के रात उसके साथ हुई घटना याद आने लगी। श्रेष्ठा ऑफिस से वापस लौटती थी। अंधेरा होने की वजह से रोड पूरी तरह से खाली थी। श्रेष्ठा अपने कदम बढ़ाते हुए बस आराम से जा रही थी। चलते चलते वह फ़ोन से बार बार समय देख रही थी। करीब रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन श्रेष्ठा तो ठहरी निडर लड़की, बस वे अपनी कदम बढ़ाई जा रही थी। तभी कुछ दूर उसे गाड़ी दिखती है। गाड़ी के आगे बैठकर दो लड़के शराब पी रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था उन्होंने पहले से ही बहुत ज़्यादा पी रखी है। श्रेष्ठा दोनों को देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस चलते हुए उनकी गाड़ी के सामने से निकल जाती है। तभी दोनों लड़कियों की नज़र श्रेष्ठा पर पड़ती है। एक लड़का दूसरे लड़के को आंखों से इशारा करता है। इशारे मिलते ही दोनों के नीचे उतरते हैं। एक लड़का श्रेष्ठा के आगे की तरफ से रुकता है और दूसरा लड़का श्रेष्ठा के पीछे से। दोनों लड़कों को देखकर श्रेष्ठा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और दोनों को घूर कर देखने लगती है। दोनों लड़के श्रेष्ठा को नशे और हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। उनमें से एक लड़का देखकर, क्या लड़की है? दूसरा लड़का, इसे चखना तो बनता है। इतना बोलते ही पीछे वाला लड़का श्रेष्ठा के पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा लड़का आगे बढ़ने लगता है। श्रेष्ठा बस दोनों की नौटंकी देख रही थी। उन दोनों की हरकतों से श्रेष्ठा को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस जो हो रहा था वह देख रही थी। तभी आगे खड़ा लड़का श्रेष्ठा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर तो जैसे श्रेष्ठा का दिमाग खराब हो जाता है। वो पीछे वाले को अपने हील से जोर से पैर मारती है। हील्स के चुभने से वह लड़का श्रेष्ठा को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही श्रेष्ठा आगे वाले को एक जोरदार पंच मारती है। नशे से धुत होने की वजह से वह लड़का जमीन पर गिरता है।
श्रेष्ठा पहले लड़के की तरफ जाकर उसके पेट पर जोर से मुक्का मारती है। वह लड़का भी रोड पर ही गिर जाता है। श्रेष्ठा दोनों लड़कों को देख अपने बालों को स्टाइल से झटकते हुए कहती है, बड़े आए मुझे चखने। इतना बोलकर श्रेष्ठा आगे बढ़ जाती है। ये सब सोचते हुए श्रेष्ठा एकदम से होश में आती है। ये दोनों वही लड़के थे जिन्होंने श्रेष्ठा के साथ जबरदस्ती की थी। श्रेष्ठा उन्हें इग्नोर कर वहाँ से मार्केट चली जाती है। मार्केट में श्रेष्ठा कुछ सामान लेती है, फिर आने लगती है। श्रेष्ठा अपने सामान को सही से देखते हुए जा ही रही थी कि वह किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से कुछ सामान श्रेष्ठा के हाथों से छूटकर गिर जाता है। श्रेष्ठा सामान उठाने लगती है, तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ आती है। श्रेष्ठा सर उठा के देखती है तो सामने उसका दोस्त नमन खड़ा होता है। श्रेष्ठा उसके देखते ही सामान को छोड़कर जल्दी से उसके गले लग जाती है। नमन मुस्कुराते हुए पूछता है, कैसी है यार तू? श्रेष्ठा अलग होकर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? नमन, मैं भी ठीक हूँ। फिर इधर उधर नज़र डालते हुए कहता है, चल ना कहीं जाकर बात करते हैं। श्रेष्ठा हाँ बोलकर सामान उठाती है और दोनों एक होटल में पहुँच जाते हैं। श्रेष्ठा और नमन बहुत पास बैठकर एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद नमन कहता है, चल अब मैं चलता हूँ। श्रेष्ठा खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ चलो, मुझे भी कहाँ यहाँ रहना है। श्रेष्ठा की बात पर नमन हंस देता है और अपने चेयर से उठकर दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक वेटर श्रेष्ठा को जाने से रोक लेता है और कहता है, मैम आपको सर बुला रहे हैं। वेटर की बात सुनकर श्रेष्ठा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, कौन सी सर? वेटर सर झुकाए, मैम आप बस चलिए, सर आपको बुला रहे हैं। नम जो चुपचाप खड़ा था वह श्रेष्ठा के कंधे पर हाथ रख के कहता है, अरे जाना शायद कोई इम्पोर्टेंट होगा। तो श्रेष्ठा भी हाँ में सर हिला देती है और नमन को बाय बोलकर वेटर को बाय बताए गए कमरे की तरफ बढ़ जाती है। श्रेष्ठा जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है उसे कोई खींचकर दीवार से सटा देता है। श्रेष्ठा उसे अचानक मूवमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह इंसान श्रेष्ठा को कमर से कसकर पकड़ लेता है, उसके बहुत करीब चला जाता है, जो श्रेष्ठा को उसके सांसों से ही पता चल रहा था कि वह उस इंसान से कितने करीब है। श्रेष्ठा जैसे ही अपने आंखें खोलती है उसकी आंखों पर नफरत के भाव उभरने लगते हैं। श्रेष्ठा के सामने ध्रुव बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा था, लेकिन श्रेष्ठा को उसके गुस्से से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। श्रेष्ठा जोर से धक्का ध्रुव को देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर से ध्रुव उसके हाथों को पकड़कर खींच लेता है। उसके खींचते ही श्रेष्ठा उसके सीने से लग जाती है, पर जल्दी ही उनसे दूर हो जाती है। ध्रुव गुस्से से फिर से एक बार श्रेष्ठा को दीवार से सटा देता है, जिसमें श्रेष्ठा गुस्से से, छोड़ो मुझे ध्रुव। ध्रुव भी गुस्से से श्रेष्ठा का हाथ और जोर से पकड़ता है और कहता है, कौन था वो लड़का? श्रेष्ठा अपना हाथ छुड़ाते हुए, जो भी हो तुम्हें उससे क्या मतलब? ध्रुव अभी बताता हूँ। ध्रुव एक हाथ से श्रेष्ठा को पकड़ अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करके, अभी जो होटल से एक लड़का निकला है उसे मार दो। श्रेष्ठा जैसे ही ये सुनती है हैरान रह जाती है। श्रेष्ठा जल्दी से, नहीं उसे कुछ मत करना। ध्रुव, तो बताओ कौन था? श्रेष्ठा, वो बस मेरा एक दोस्त है। ध्रुव यह सुनकर भी वैसा कि वैसा ही खड़ा रहता है और उसे नमन का श्रेष्ठा से हंस हंस कर बातें करना, हाथ लगाना याद आता है, जिसे उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को हिलाते हुए, प्लीज़ उसे कुछ मत करो प्लीज़। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखता है तो अब भी उसे उसकी आंखों में डर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ध्रुव श्रेष्ठा को गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, एक शर्त पर। शर्त सुनते ही श्रेष्ठा उसे देखने लगती है। ध्रुव, तुम उससे आज के बाद कभी नहीं मिलोगी। पहले तो श्रेष्ठा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह नमन को बचाने के लिए हाँ बोल देती है। ध्रुव फिर से फ़ोन करके फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो, इतना बोलते ही फ़ोन उसकी जेब में रख लेता है और श्रेष्ठा को देखते ही, जो सबसे उसे ही गुस्से से घूर रही थी, उसको देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव को मुस्कुराता देखकर श्रेष्ठ उसके मुंह फेर लेती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा के आसपास दीवार पर हाथ रखकर उसके बहुत करीब जाने लगता है। यह महसूस होते ही श्रेष्ठा उसकी ओर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के इतने करीब आ जाता है कि उसके नाक एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं।
अगर ध्रुव कुछ बोलता तो दोनों के होंठ भी एक दूसरे को टच कर जाते हैं। श्रेष्ठा का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगता है। ध्रुव, मुझे पता है बेबी, तुम निडर हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम देर रात रास्ते पर चलती रहो। ध्रुव की बोलते ही श्रेष्ठा के होंठ पर उसके होंठ थोड़े सट से जाते हैं, जिससे श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव, तुम्हें पता भी है, अगर वही दो के जगह बहुत सारे लड़के होते तो तुम्हारा क्या होता? श्रेष्ठा की अचानक ही आंखें खुल जाती हैं। वो हैरानी से उसे देखने लगती है। ध्रुव काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। ये देखकर वो श्रेष्ठा और ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर कुछ सोचते हुए श्रेष्ठा अचानक से ही बोलती है, इसका मतलब तुमने उन दोनों को मारा है। जैसे ही श्रेष्ठा बोलती है, उसके होंठ ध्रुव के होठों से सट जाते हैं। लेकिन श्रेष्ठा इतनी ज़्यादा हैरान थी कि उसे इस बात का पता ही ना चला। ध्रुव एकदम से श्रेष्ठा के कमर पर हाथ रखकर और पास खींच लेता है। अब दोनों के होंठ पूरे सट चुके थे। ध्रुव के अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह श्रेष्ठा के होठों को चूमना शुरू कर देता है। चूमते हुए ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा की कमर को सहलाने लगते हैं। श्रेष्ठा सिहर उठती है और उसके हाथ ध्रुव के सीने पर चले जाते हैं। श्रेष्ठा बहकने लगती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह झटके से ध्रुव को जोर का धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। ध्रुव जो आराम से अपनी किस करने में बिजी था, उसका अब तक बिल्कुल भी मन नहीं भरा था। ऐसे अचानक धक्का देने से ध्रुव थोड़ा पीछे हो जाता है। उसे दरवाजे की तरफ देखने लगता है, लेकिन अब तक श्रेष्ठा वहाँ से जा चुकी थी। ध्रुव गुस्से से, बेबी, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, बोल ध्रुव हाथ से होठों को पोंछ लेता है। वहीं काव्या आज अनुराग और बाकी के साथ मॉल शॉपिंग के लिए गई थी। अनुराग, रूहान और सौरभ तीनों अपने शॉपिंग करने में लगे हुए थे। रूहानी और रुमानी अपनी शॉपिंग कर रही थी और काव्या कभी अपने देवरों को देखती तो कभी रूहानी और रुमानी को। काव्या भी थक कर हार कर शॉपिंग के लिए सोचती है। काव्या चलते चलते बॉयज शॉप पर पहुंच जाती है। इनमें से वह कुछ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र में एक ब्लैक शर्ट आती है। काव्या उस शर्ट को कुछ देर तक छूती है, जैसे सोच रही हो कि ले या ना ले। लास्ट में वह उस शर्ट को ले लेती है। फिर कुछ देर बढ़ने पर काव्या म्यूज़िक सिस्टम शॉप में पहुंच जाती है। काव्या चलते चलते ही तभी उसे वहां रखी गिटार पर नज़र पड़ती है। गिटार को देखते ही काव्या कॉलेज के वक्त में पहुंच जाती है। एक बड़े से हॉल में स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी कॉलेज के प्रोग्राम के लिए। उसमें से काव्या और उसकी फ्रेंड पिया भी काव्या को ज़्यादा प्रोग्राम पसंद नहीं आती थी, लेकिन पिया के ज़िद करने पर वह आ जाती है। काव्या थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर, अरे यार पिया काव्या थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर अरे यार पिया, तू मुझे बेकार में ही यहाँ लेकर आ गई। इससे अच्छा तो मैं घर में पढ़ाई कर लेती। एग्ज़ाम भी 2 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। पिया हैरान है, ओ हेलो मैडम, 2 महीने में एग्ज़ाम को, और वैसे भी जितना भी पढ़ ले तू आदित्य सिंघानिया से तो आगे नहीं जा सकती। फर्स्ट तो उसे ही आना होगा। पिया की बात सुनकर काव्या का मुंह बन जाता है। काव्या दुख होकर, हाँ यार, पता नहीं ऐसे कैसे पढ़ता है जो हमेशा फर्स्ट आता है। मैंने हमेशा ही सारे सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया, लेकिन वो तो शायद सिलेबस से बाहर भी पढ़ लेता होगा। पिया थोड़ा हंसते हुए, तू कुछ भी कर ले, आदित्य सिंघानिया को मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। काव्या, हाँ हाँ, ज़्यादा तारीफ मत कर उसकी। वैसे भी फर्स्ट होकर कौन सा उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, रहता तो हमेशा शांत है। मेडल मिलने पर देखा नहीं था उसके चेहरे पर खुशी का एक कतरा भी नहीं था। पता नहीं किस गम में डूबा रहता है। पिया झट से ही कि तू उसकी मिलने या नहीं। पिया झट से यही कि तू उसको मिलेगी या नहीं। पिया की बातें को काव्या भी झट से जवाब देती है, मैं और उसकी कभी नहीं। अगर उसके साथ रही ना तो यही भूल जाऊंगी कि बात कैसे की जाती है। काव्या की बात सुनकर पिया जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या बस उसे अपने मुंह बनाकर देखने लगती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।